गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 6ठी और उसका चैप्टर 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पौधों के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। पहला कथन क्या है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। अब तना क्या जल और खनिज अवशोषित करता है? तो इसका सही करके कैसे लिखेंगे आप? जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। तो हमने इसको सही करके लिख दिया, इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा कथन देखिए, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। क्या पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तीसरा कथन देखिए, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसको सही करके कैसे लिखोगे आप? तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जल को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है। अगला कथन देखिए, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। इसको सही करके कैसे लिखोगे आप? पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। ये संख्या उनकी सदा समान नहीं होती है। तो इस प्रकार आप इसको सही करके लिख दोगे। अगला कथन देखिए, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। जो फूल होता है ना, उसके चारों तरफ जो हरे रंग के जो पत्ते होते हैं फूल के नीचे, उन्हें बाह्य दल बोलते हैं। और फूल की जो रंगीन पंखुड़ियां हैं उनको फूल की पंखुड़ियां बोला जाता है। तो इसको सही करके कैसे लिखोगे आप? देखिए, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी हों। बाह्य दल, जो फूल के चारों तरफ जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उन्हें बाह्य दल बोलते हैं। यदि वो परस्पर जुड़ी हों तो जरूरी नहीं है कि फूल के अंदर जो रंगीन रंग की जो पंखुड़ियां होती हैं वो भी आपस में जुड़ी हों। इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अगला देखिए, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री के सर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसको सही करके कैसे लिखो आप? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो ये जरूरी नहीं है कि स्त्री के सर पंखुड़ियों से जुड़ा हो। एक फूल के अंदर दो भाग होते हैं, एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर। इसमें स्त्री केसर का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार आप इसको सही करके लिख देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती, मूसला जड़, एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। बुक के अंदर 7.3 में जिसका अध्ययन किया हो। देखिए, पत्ती का चित्र बना दिया गया है। ये पत्ती का चित्र आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये पर्णवृंत है और ये पटल है, ठीक है ना, जो हरा रंग है। बीच में लाइनें होती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। ये सिराएं बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसे मुख्य सिरा बोलते हैं। बीच वाली मोटी लाइन को मुख्य सिरा बोलते हैं। और जो पतली लाइनें हैं पत्ती में होती हैं इस प्रकार की, इन्हें सिराएं बोलते हैं। और ये क्या है? पर्णवृत्त है, ठीक है, जो पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। मूसला जड़ वह होती है जो मोटी जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है पौधे की। जैसे गाजर है। गाजर क्या है? एक प्रकार से गाजर मूसला जड़ का उदाहरण। गाजर है, मूली है, इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे जड़ें होती हैं ना, ये मूसला जड़ नहीं होती, ये रेशा जड़ें कहलाती हैं। और ये जो बीच वाली जो मोटी जड़ दिखा रखी है ना, ये मूसला जड़ है। तो मूसला जड़ का चित्र आप ऐसे बना सकते हो। एक पुष्प में आपको नीचे तो हरी पंखुड़ियाँ बनानी हैं जिन्हें बाह्य दल कहते हैं, और इनको बोलते हैं फूल की पंखुड़ियाँ। बीच में यहाँ पर स्त्री के सर और पुंकेसर आपको बना देने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम भी लिखिए। इसे किस वर्ग में रखोगे? इसका उत्तर देखिए। अपने घर में हमने मनी प्लांट देखा है। मनी प्लांट की एक बेल होती है जो ऊपर चढ़ती है। जो मनी प्लांट आप सभी ने देखा होगा,
जिसका तना लंबा होता है, जिसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल भी होता है। दुर्बल का मतलब वो कमज़ोर भी होता है। ये विसर्पी लता वर्ग में आता है। विसर्पी लता कौन सी होती हैं? वे लता जो फैलने का काम करती हैं, ठीक है ना। लता होती हैं एक प्रकार से बेल, और विसर्पी जो फैल जाती हैं, इस वर्ग में हम इनको डालते हैं। विसर्पी लता वाले पादप अपनी पड़ोसी संरचनाओं से सहारा लेते हैं। विसर्पी लता वाले जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं, जो उनके आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, ऊपर उनका सहारा लेकर वो ऊपर चले जाते हैं, तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। तो इसको हमने मनी प्लांट देखा है जिसका तना लंबा और दुर्बल होता है, इसे विसर्पी लता के वर्ग में रखेंगे। और इस वर्ग वाले जो पादप होते हैं वो पड़ोसी संरचनाओं से सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। पौधे में तने का क्या कार्य है? बताओ, पौधे में तने का क्या कार्य है? पौधे के अंदर जो तना होता है वो पौधे को क्या करता है? उत्तर देखिए आप इसका। पौधों में तने का मुख्य कार्य है, ये जड़ों से पत्तियों तथा अन्य भागों में पानी और खनिजों के संचालन में मदद करता है। जड़ों से जो पत्तियों तक तथा पौधे के अन्य भागों तक पानी और खनिज पदार्थों का पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है। ये शाखाओं, पत्ते, फूल, फल और पौधे की कलियों को भी सहायता प्रदान करता है। जो भी पौधे के भाग हैं, जैसे शाखा है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं और पौधे की जो कलियां हैं, उनको सभी को सहायता प्रदान करता है कौन? तना। तो ये तने के कार्य हैं जो आपको याद कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। ये वो पौधे हैं जिनकी पत्तियों में जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनकी पत्तियों में इस प्रकार जाल सा बना होता है, इस प्रकार जाल के रूप में सिरा विन्यास होता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। इन सभी पौधों की पत्तियों में से आपको छांट कर बताना है कि किसमें जालिका रूप सिरा विन्यास पाया जाता है। उत्तर देखिए इसका, तुलसी, धनिया और गुड़हल। तो इनमें से क्या क्या है? तुलसी, धनिया और जो गुड़हल जो पौधे हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? जालिका रूप में होती हैं, इस प्रकार की। ठीक है ना, इसकी पत्तियों में जालिकाएं होती हैं। ये सिरा विन्यास होता है और ये फिर जालिकाओं के रूप में होता है। ठीक है ना, ये जालिकाओं के रूप में होता है। ठीक है, तुलसी, धनिया और गुड़हल, इनकी पौधों की पत्तियों को आप तोड़ के देखोगे ना, तो इनकी पौधों की पत्तियों में जो रेखाएं हैं, जो लाइनें होती हैं पत्तियों में, वो एक जाल के रूप में हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? समानांतर सिरा विन्यास। इसका उत्तर क्या होगा? समानांतर सिरा विन्यास। यदि पौधे की पत्तियां कैसी हों? रेशेदार, तो उसके अंदर जो सिराएं हैं वो कैसी होंगी? बिल्कुल समानांतर होंगी। जैसे घास, गेहूँ, मक्का। ये जो पौधे हैं इनकी जड़ें कैसी होती हैं? इनकी जड़ें होती हैं रेशेदार। रेशेदार जड़ कौन सी होती है? इस प्रकार पतली पतली जड़ होती हैं काफ़ी सारी, इन्हें रेशेदार जड़ें बोलते हैं। तो इन पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, आपने इनकी जड़ें देखी होंगी, काफ़ी सारी जड़ें होती हैं छोटी छोटी, इन्हें रेशेदार जड़ें बोलते हैं। और इनकी पौधों की पत्तियां भी आपने देखी होंगी। तो रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जो लाइनें होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? देखिए प्रश्न नंबर 7 का क्या है कि उसकी सिराएं जो हैं वो कैसी हैं? जालिका रूप में हैं। तो उसकी जड़ें कैसी होंगी? मूसला जड़ें। जैसे गाजर है, गुलाब है, मूली है, इन पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना, वो उनमें लाइनें होती हैं, वो एक जाल सा बनाती हैं, वो समानांतर नहीं होती हैं, वो जालिका रूप में होती हैं। ठीक है, गाजर और जो गुलाब हैं या मूली है, और इनकी जड़ कैसी होगी? मूसला जड़। इनकी जड़ मोटी होगी। ठीक है ना, एक मुख्य जड़ होगी जिसे मूसला जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद करना है।
ऊपर जो ये 5 का प्रश्न था ना, इसमें भी यही पूछा था कि जालिका रूप शिराविन्यास किस में पाया जाता है। तो जालिका रूप शिराविन्यास किस में पाया जाता है? जिनकी मूसला जड़ें होती हैं। और मूसला जड़ें इसमें किस किस की हैं? तुलसी की हैं, धनिया की और गुड़हल की। इनकी मूसला जड़ें पाई जाती हैं, थोड़ी ही मोटी जड़ें होती हैं, इसलिए इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं, सिराएं होती हैं, वो जाल के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए आप। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़? जकड़ा जड़ को ही रेशेदार जड़ बोलते हैं। उत्तर देखिए, हाँ, हम किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़। हम पौधे की जड़ों के प्रकार को देखकर उनकी पत्ती की प्रकार भी पहचान कर सकते हैं। या तो हमें पौधे की पत्ती दिखा दी जाए तो हम उसकी जड़ें बता देंगे, या फिर हमें जड़ दिखा दी जाए तो हम उसकी पत्ती का प्रकार बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे। यदि किसी पौधे की जड़ें मूसलाजड़ हों, यदि उसकी जड़ें कैसी हों? मूसलाजड़ हों, तो उसकी पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। कैसा शिराविन्यास होगा? जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार हों, रेशेदार का मतलब जकड़ा जड़ हों, तो उसकी पौधे की पत्ती का शिराविन्यास समानांतर होगा। तब कैसा होगा उसका पौधे की पत्ती का शिराविन्यास? समानांतर होगा। जब रेशेदार जड़ें तब शिराविन्यास समानांतर, जब मूसला जड़ें तो जालिका रूपी शिराविन्यास। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9 पर हम चलते हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। फूल के विभिन्न भागों के नाम हमें लिखने हैं। देखिए, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये विभिन्न भाग हैं पौधे के। बाह्य दल जो फूल के चारों तरफ जो हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें बाह्य दल बोलते हैं। जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं वो उनके फूल को पंखुड़ियाँ बोलते हैं। स्त्री केसर, पौधे के अंदर जो भाग मादा वाला होता है, मादा, उसे स्त्री केसर बोलते हैं। और जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के 2 भाग हैं, तंतु और परागकोश। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। चलिए हम एक चित्र से हम इसको समझते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यह है फूल का चित्र। इसके अंदर जो ये नीचे जो हरे रंग की पंखुड़ियाँ नजर आ रही है ना आपको, इनको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। जो आप ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि बाह्य दल, बाह्य दल, ये वो बाह्य दल क्या होता है? जो फूल के नीचे जो ये पंखुड़ियाँ हैं ना, ये हरे रंग वाली, इनको बाह्य दल बोलते हैं। और जो ये रंगीन कलर की जो पंखुड़ियाँ, इनको दल बोलते हैं। और इनको पंखुड़ी भी बोल देते हैं, फूल की पंखुड़ी। ठीक है। एक होता है पुंकेसर भाग, जिसे नर भाग बोलते हैं, और एक होता है स्त्री केसर भाग, जिसे मादा भाग बोलते हैं। पुंकेसर नर भाग, इसके 2 मुख्य पार्ट हैं, 2 इसके भाग होते हैं। एक तो ऊपर वाला परागकोश और नीचे वाला ये तंतु। परागकोश और तंतु किसके भाग हैं? पुंकेसर के भाग हैं। ठीक है। स्त्री केसर के कितने भाग हो गए? वर्तिकाग्र, ये सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ये वर्तिका नली, और ये अंडाशय, ये अंडाशय। ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक तो नर भाग होता है, ये दिखा रखा है, और एक ये बीच वाला जो है ना, ये पूरे का पूरा मादा भाग है, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है ना। स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र, बीच वाले इस नली को क्या बोलते हैं? वर्तिका, और नीचे जो फूला हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो ये सभी आपको एक फूल के अंदर याद रखने हैं, और कॉपी के अंदर भी ये चित्र आपको बना लेना है। ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। उत्तर देखिए, ये सभी पौधे फूलों वाले पौधे हैं। इन सभी पौधे कैसे हैं? फूलों वाले पौधे हैं। परंतु इनमें से कुछ पौधे जैसे तुलसी, पीपल आदि पर फूल दिखाई नहीं देते। ये फूल इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता।
तो हमने जैसे तुलसी है, पीपल है, इनके फूल हम नहीं देख सकते। फूल तो होते हैं लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि खुली आँखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए किसी लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पर हम चलते हैं। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है उसे पत्ती कहते हैं। पौधे का भोजन कहाँ बनता है? पत्ती के द्वारा पौधे का भोजन बनाया जाता है। पत्तियाँ सूरज की रोशनी की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियाँ जो होती हैं ना, पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। वो प्रकाश को सोख लेता है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हम कौन सी गैस लेते हैं? हम तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और उनकी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर हम चलते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? अभी चित्र में हमने देखा था कि स्त्री केसर जो मादा भाग है पुष्प का, फूल का जो मादा भाग है स्त्री केसर, उसी में क्या मिलता है? अंडाशय। जो बीच में फूला हुआ भाग है उसे अंडाशय कहते हैं। ठीक है, 13 का प्रश्न देखिए। ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। एक तो ऐसा फूल बनाना है जिसमें पंखुड़ियाँ आपस में मिली हुई हों, संयुक्त हों, और एक ऐसा फूल का नाम बताना है जिसकी पंखुड़ियाँ अलग अलग हो। तो देखिए, संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प सदाबहार और गुड़हल। सदाबहार और जो गुड़हल के जो पौधे होते हैं, इनके जो फूल होते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं? संयुक्त होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प गुलाब और हिम चंपा। हिम चंपा एक प्रकार का पौधा है, फूल वाला पौधा है। गुलाब और हिम चंपा जो पौधे हैं, इनकी जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये लेसन आपका पूरा हो चुका है। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।